70 वर्षीय गोविंद जी अपने घर में अकेले रहते हैं। गोविंद जी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद से निवृत्त हो चुके हैं। जब गोविंद जी स्कूल में पढ़ाते थे तो मन में सोचते थे कि जब मैं इस नौकरी से रिटायर्ड हो जाऊंगा तो एक तरह के बंधन से मुक्ति पा लूंगा। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो मैं गलत सोचता था। अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्णाभ्यास। गोविंद जी को अपना जीवन बड़ा खाली खाली सा लगता है। एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। तिल तिल रह रह कर वह अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनका गांव इतना छोटा था कि एक दिन में ही पूरा गांव नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। गोविंद जी अपने गांव में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहा करते थे, परंतु उन्हें अपने बेटे सुनील की उच्च शिक्षा के लिए गांव से शहर आना पड़ा। कुछ दिन शहर में किराए के मकान में रहे और फिर कठिन मेहनत के बाद उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी सुनैना की एक सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गई। गोविंद जी ने अकेले ही अपने बेटे को पाला और उसे किसी चीज की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। उच्च शिक्षा के बाद सुनील नौकरी के लिए विदेश चला गया। सुनील बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। सुनील को वहीं नौकरी भी मिल गई और वहां भारतीय मूल की ही एक लड़की कोमल से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू शुरू में तो सुनील अपने पिता को कभी कभी फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई कई महीने बीत जाते थे। अभी कुछ दिन पहले जब सुनील का फोन आया था तो गोविंद जी की अपने बेटे से बात भी हुई थी। इस बड़े से शहर में गोविंद जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके गोविंद जी घर को लौटे तो अचानक फोन की घंटी बज रही थी। गोविंद जी जल्दी जल्दी आए और रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में गोविंद जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसीलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। घर पर सब ठीक तो है? क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परंतु डरता हूँ कहीं आप बुरा ना मान जाओ। कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? अपने बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसीलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ मुंबई चले आइए। कोमल भी बार बार बोलती है कि बाबूजी की सेवा करने का मौका उसे भी मिलना चाहिए और यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चित हो पाएंगे।
अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर गोविंद जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 10 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी आरती को कांधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए गोविंद जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सुनील बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचना ही सही रहेगा। उसे बेचकर मैं मुंबई में अपने लिए एक फ्लैट खरीद लूँगा। मकान बेचने की बात सुनकर गोविंद जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी थीं। इस मकान की एक एक चीज को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने एक मित्र के पास गए, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। गोविंद जी ने अपने मकान को बेचने की बात अपने दोस्त किशोर जी को बताई। किशोर जी ने कुछ ही दिनों में मकान का सौदा करवा दिया। करीब 1 महीने बाद सुनील भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर दिया और पैसे अपने अकाउंट में जमा करा दिए। गोविंद जी ने अपने बैंक खाते में जितने भी पैसे जमा कराए हुए थे, सुनील ने वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। कुछ दिन बाद सुनील बोला, पिताजी, मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाइए, कल की फ्लाइट है। अब सुनील और गोविंद जी मुंबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। सुनील ने कहा, पिताजी, आप यहाँ वेटिंग रूम में बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। गोविंद जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए। गोविंद जी अपने बेटे का इंतजार करने लगे। गोविंद जी को अपने बेटे का इंतजार करते करते करीब 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सुनील अब तक नहीं लौटा था। गोविंद जी ने वहीं खड़े पुलिसकर्मी से कहा, मेरा बेटा अंदर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने गया है, लेकिन अब तक नहीं लौटा है। वो मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जाने वाला था और पता नहीं कहाँ रह गया, जो अभी तक नहीं आया। पुलिसकर्मी ने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अंदर पता करके आता हूँ। पुलिसकर्मी अंदर गया और सुनील के बारे में पता किया और पुलिसकर्मी बाहर आकर बोला, बाबूजी, मुंबई वाली फ्लाइट को तो निकले हुए 1 घंटा हो गया है और आपका बेटा सुनील भी उसी फ्लाइट में बैठकर कब का चला गया और अब आप भी अपने घर जाइए। ये सुनकर गोविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धड़ाम से वहीं बैठ गए और बोले, चला गया? पर मेरा बेटा तो मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जाने वाला था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरा घर, प्रॉपर्टी, मेरे सारे पैसे, मेरा बेटा मुझसे ठग कर चला गया, अपने ही पिता को ठग कर चला गया। एक बार ये भी नहीं सोचा कि बूढ़ा बाप कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपना सामान उठाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाएं तो कहाँ जाएं। वो कुछ देर तक अपना सामान उठाए चलते रहते हैं। जब बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या धोखे से उनका सब कुछ हड़प लेते हैं, तो उनका एक ही सहारा रहता है, वृद्ध आश्रम। गोविंद जी नम आंखों से एक वृद्धाश्रम में जा पहुँचे। वृद्धाश्रम के लोगों ने गोविंद जी को पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर खाना खिलाया। धीरे धीरे गोविंद जी को कुछ 3-4 महीने बीत गए।
वृद्ध आश्रम में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, न खाने पीने की और न ही चिकित्सा की। वो अब वृद्ध आश्रम में अपने सभी मित्रों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। उन्हें डायरी लिखने का बहुत शौक था। जब वह अपने घर में अकेले रहते थे तो अक्सर डायरी लिखते थे। वो शौक उन्होंने वृद्ध आश्रम में भी कायम रखा था और डायरी लिखना नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने वृद्ध आश्रम आकर डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की हकीकत को उतारा, अपनी पत्नी के साथ बिताए पल, जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया, वह सब उन्होंने अपनी डायरी में उतारा। किस तरह उनका बेटा उनका विश्वास तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुंबई चला गया था। एक दिन उनके पास बैठे उनके मित्र अमित शर्मा जी ने उनकी डायरी पढ़ी। अरे गोविंद जी, आपकी कहानी तो दिल को छू गई। तुमने बहुत अच्छी डायरी लिखी है। जो कुछ आपने लिखा है अपनी डायरी में सभी माता पिता की बुढ़ापे की सच्चाई है। हर एक माता पिता इन दुख दर्द से गुजरते हैं। जीवंत रूप में तुमने एक दुखी पिता की कहानी को डायरी में उतारा है। क्यों न आप अपनी डायरी को एक बुक के रूप में छपवा दो, जिससे दूसरे माता पिता तुम्हारी डायरी से कुछ सीख सकें, अपने बेटे बहू के अत्याचार से बच सकें। यह बात गोविंद जी को बहुत पसंद आई। उन्होंने वृद्ध आश्रम के मैनेजर से मदद मांगी और अपनी जीवन की हकीकत को किताब में छपवा दिया। उनकी कहानी का नाम था बुढ़ापे का दर्द। अब उनकी लिखी हुई कहानी को लोकप्रियता मिलने लगी। कुछ दिनों में गोविंद जी की लिखी हुई कहानी को पहचान मिल गई। उनकी कहानी में दर्शाया गया कि किस तरह हमारे समाज में बहुत से घरों में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार होता है। सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी माता पिता की ही कमाई हुई होती है, जिन पर बच्चे अपना अधिकार जमाते हैं, जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपनी सारी जिंदगी घिस घिस कर निकाल देते हैं। अंत में वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को घर से धक्का देकर निकालने में तनिक भी नहीं सोचते। मैं भी अपनों का धोखा खाया हुआ हूँ। सभी गोविंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी में होता था। उनकी लिखी कहानी पढ़कर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। अब उनकी लिखी हुई कहानी की किताबों से उन्हें एक नई पहचान मिल रही थी और साथ साथ अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी। वैसे वृद्ध आश्रम में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी, तो उनके पैसे कहीं खर्च नहीं होते थे। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा सुनील बहुत परेशान रहने लगा था। कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सुनील ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उसे धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के सारे पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, इस दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन रह सकते थे। जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो भी खर्च होते जा रहे थे। मुंबई में खर्चा चलाना बहुत भारी हो रहा था, तो उसने वापस भारत आने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत वापस लौट आया। भारत में उसके कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, तो कुछ दिन सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल वालों को वो बोझ लग रहा था।
वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में अपने पिता की फोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था 75 साल के लेखक जिनकी लिखी हुई कहानी नहीं बल्कि आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री गोविंद शर्मा जी, जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के लेखक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। उनकी लिखी हुई कहानी बेटे ने दिया धोखा से उनको काफ़ी उपलब्धि मिली है, जिसके लिए उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर सुनील को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़कर गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। जब उसने अखबार में छपी खबर को अपनी पत्नी कोमल को दिखाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके वृद्ध आश्रम का नाम और पता भी लिखा था। सुनील मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला गया। जब वे दोनों वृद्ध आश्रम के अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें गोविंद शर्मा जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर गोविंद जी को बुलाने चला गया। जैसे ही गोविंद जी अपने ऑफिस में आए तो सुनील उन्हें देखकर हैरान था। अब वो पहले से काफी अच्छे दिख रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी। सुनील अपने पिता के आते ही उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। गोविंद जी अपने बेटे सुनील को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सुनील बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब मुझे आपका ही सहारा है। गोविंद जी अपने बेटे की बात सुनकर बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो, सुनील ने कहा। तो गोविंद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बात मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरा कमाया हुआ पैसा सिर्फ मेरे और इस वृद्ध आश्रम के लिए है। इतना कहकर गोविंद जी अंदर चले जाते हैं। दोनों बेटा बहू अपने पिता की और हैरानी से देखने लगे।
वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही गोविंद जी उठकर अपने कमरे में चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो अपने माता पिता के साथ छल करते हैं वो भी कभी खुश नहीं रहते हैं। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या गोविंद जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।